हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बैंक गुरु में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बम्पर वैकेंसी निकाली है पुलिस भर्ती के लिए, आरक्षी नगर पुलिस के लिए। तो इस नोटिफिकेशन की जितने भी मुख्य मुख्य बातें हैं, इस भर्ती की जितनी ही मुख्य बातें हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय न व्यर्थ करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन में जो दिख रहा है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वही है, और इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार अच्छे से इसको जरूर पढ़िएगा। हम इस वीडियो में जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रेड पे उन्होंने दिखा दिया है 21,700 रुपये से लेकर के जो आपका वेतनमान है वो स्टार्ट होगा, और करीब करीब मान के चलिए कि 40,000 रुपये तक जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। अब आरक्षी नगर पुलिस में देखिए किन किन श्रेणी वाइज क्या कहते हैं इसको डिवाइड किया गया है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए, जनरल के लिए 24,102 पद सृजित किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले जो हैं उनके लिए 6,024। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए 1,204 पद सृजित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो यहाँ पे 60,244 पद सृजित किए गए हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि ये एक बम्पर भर्ती है, ठीक है। चलिए, आरक्षी नगर पुलिस के पद पर भर्ती है तो पुलिस एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। महिला और पुरुष दोनों के लिए ये की गई है, ठीक है। चलिए, समय सारणी देख लेते हैं। जो आवेदन आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा या शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि होगी वो 27/12/2023 होने वाली है, मतलब 27 तारीख से इसका जो आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024, ठीक है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, अगर आपसे ये फॉर्म भरते वक्त कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए आपको 2 दिन का वक्त दिया गया है, तो उसकी तिथि जो है 18 जनवरी 2024 है। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क इस भर्ती प्रक्रिया में आदेश 400 रुपये मात्र निर्धारित किया गया है, ठीक है। अर्हताएं देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी भारतीय राष्ट्र मतलब राष्ट्रीय होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड क्या क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे। भारत में भी द्वारा स्थापित बोर्ड एवं द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। 10वीं या 12वीं होना जरूरी है, ठीक है। बाकी आप इधर जो टिप्पणी है वो टिप्पणी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें अधिमान अर्हताएं देख लेते हैं। अन्य बातों के समान होने पर, अगर मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें कुछ कैंडिडेट्स के एक जैसे हैं तो उसमें ये जो नीचे दो तीन चीज़ दी हैं उनमें जिन्होंने जिस भी अभ्यर्थी ने ये चीज़ें की हुई हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसने DOE ACC या NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर में B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 3 अगर अर्हताएं हैं तो आपको थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाएगा। आयु देख लेते हैं यहाँ पे। पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 22 साल है। महिला अभ्यर्थियों की इस तरह देख लीजिए 18 साल और 25 साल है। यहाँ पे 28 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम आप देखेंगे तो 25 साल है, ठीक है। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और SC अन्य श्रेणियों के आरक्षियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होगी। कहने का मतलब कि बाकी जो कैटेगरी है, अन्य कैटेगरी के अलावा OBC ST SC और जो बाकी कैटेगरी हैं उनमें आपको जो जिस तरह यूपी गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र देख लीजिए। चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। वैवाहिक परिस्थिति देख लीजिए। नियुक्ति में ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो, ठीक है। मतलब मल्टीपल शादी ना हो किसी भी, चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो चाहे महिला अभ्यर्थी हो, उन्होंने मल्टीपल शादियां ना की हो, ठीक है। उनको जो उनका जो पात्रता है वो रद्द कर दी जाएगी।
चलिए आगे देख लेते हैं। शारीरिक स्वस्थता, ठीक है, शारीरिक स्वस्थता में ऑब्वियस सी बात है कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए और उसके लिए आपका मेडिकल चेकअप भी होगा। चलिए भर्ती की भर्ती की प्रक्रिया देख लेते हैं। भर्ती की जो प्रक्रिया है वो इस वेबसाइट के थ्रू होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जाकर के यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आप खुद से भर रहे हैं तो आप इसको नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर खुद से नहीं भर रहे हैं तो आप नज़दीकी कियोस्क सेंटर में जाकर के इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम और मैं हल्का सा बढ़ा लेता हूँ। चलिए, लिखित परीक्षा की जाएगी यहाँ पे। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे वे ऑफलाइन लिखित माध्यम में परीक्षा में शामिल होने की अपेक्षा की जाएगी। इसमें लिखित परीक्षा जो है 300 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इस परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। ये सभी आपके जो विषय होंगे इस परीक्षा के, ठीक है। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। गलत आंसर में जो है आपके माइनस भी हो जाएंगे, माइनस मार्किंग रहेगी। इस परीक्षा में, लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक निर्धारित है। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 आपके टोटल अंक होंगे, ठीक है। आरक्षी भर्ती में नियमावली के अनुसार उक्त भर्तियों में अभ्यर्थियों के प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक प्रदान किए जाएंगे। माइनस मार्किंग जो रहेगी 0.5 की रहेगी, ठीक है, OMR शीट पे। बाकी आप देख सकते हैं सब नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे हमने ऊपर आपको बता ही दिया था जो गलत अंक रहेंगे उसमें किस तरह से दिया गया है। सही उत्तर या निर्धारित अंक जो रहे हैं वो हमने आपको बता दिया है। बाकी आप ये चीज़ें यहाँ पे एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा। हम मुख्य बातों पर नजर डालेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिखित परीक्षा में भर्ती द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। श्रेष्ठता सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता आयु में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी लंबत क्षैतिज के दावे की पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता के आदि के संबंध में सुसंगत अभिलेखों के द्वारा अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल के समक्ष अन्य अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के बुलाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जितने भी अगर आप प्रमाण पत्र लगाते हैं फॉर्म भरते टाइम पे, उन सभी को आपको एक बार प्रमाणित करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। वो नहीं करवाएंगे तो आपकी पात्रता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देख लेते हैं, PST। इसमें क्या क्या होना चाहिए? ऊंचाई में अगर आप देखें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, जनरल, OBC और SC के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ये तो हो गया पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए देख ऊंचाई क्या होनी चाहिए? जनरल, OBC और SC की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए ऊंचाई, और जो हमारी ST से आती हैं, ST कैटेगरी से, उनके लिए 147 सेंटीमीटर होने चाहिए। वजन देख लेते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम है, ठीक है। अब बाकी आप चीज़ें यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जो आप उधर शारीरिक मानक परीक्षा और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे अगर आप सफल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस शारीरिक दक्षता में अर्हता होने पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में होनी चाहिए। पुरुष जितने भी रहें 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, और महिला अभ्यर्थियों के लिए करीब 2.5 किलोमीटर मतलब 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी विहित समय में भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे और उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। आप यहाँ पे बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। अंतिम चयन एवं अंतिम योग्यता परीक्षा, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा सूची जो है वो। अब यहाँ पे आप देखिए आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट जो है, जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे, वो यहाँ पे देख सकते हैं। आपको डिफरेंट यहाँ पे तो सब कुछ वो बताया गया है कि कौन से आदेश के तहत आपको ये मिलेगा। नीचे हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे बाकी जो है, जैसे EWS के लिए EWS के लिए आप देखिए 10% का आरक्षण प्रदान दिए जाने संबंधी, ठीक है, अधिसूचना है। ये EWS का हो गया। होमगार्ड के लिए अलग है, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों केवल के लिए आरक्षण की आयु सीमा
में छूट से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है। वर्टिकल आरक्षण में आप यहाँ देख सकते हैं अनुसूचित जाति में 5 वर्ष है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। आपको डिटेल में पढ़ने में, अनुसूचित जनजाति 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग 5 वर्ष, आर्थिक रूप से कमजोर 10 साल पहले ही था, ऊपर यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन ऊपर देखा था आपने कि 10 साल के वहाँ पे दिए थे। हॉरिजॉन्टल आरक्षण देखें तो भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष है, बाकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भी है, होमगार्ड्स के लिए भी ऊपर सब कुछ वहाँ पे ऊपर दिया था। आप उसको एक बार अच्छे से देख करके आप नीचे यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे फिर हर चीज़ को डिटेल में भी दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ। यहाँ पे एकदम आपको जो आरक्षण संबंधित अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए है, अगर नहीं बिलोंग करते तो फिर आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित कौन कौन हो सकते हैं उनका पूरा डिटेल में विवरण दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक को किस तरह से डिफाइन किया गया है वो भी पूरा डिटेल में विवरण है यहाँ पे, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हम मुख्य मुख्य बातें जो जो रहेंगी हम आपको बताते चलते हैं। चलिए, आवेदन, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, आपको इस वेबसाइट के थ्रू जाकर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात आरक्षी पुलिस नागरिक के लिए कैंडिडेट रजिस्टर पर क्लिक करके आगे की प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। सभी भर्तियों को आवेदन पत्र प्रारूप भेजा जाने हेतु निर्देशों को भली भांति समझ लें, तदनुसार आवेदन करें। इसको आप जो फीस है उसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है आवेदन भरते टाइम पे, आप यहाँ पे इसमें कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान का जो शुल्क है, शुल्क जो है उसको कैसे भुगतान करना है उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे दी गई है। ये एक यहाँ पे एक अच्छी चीज़ दी गई है, उसको पढ़ लिए, डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए वाले क्षैतिज शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध ना हो उनकी प्रति स्कैन कर अपलोड करें। डिजी लॉकर एक ऐप होता है, गवर्नमेंट द्वारा होता है। आप वहाँ पे जाकर के अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको आप जनरेट कर सकते हैं, और जब आप इसको फॉर्म भरेंगे तो आप वहीं से आप डायरेक्ट अपलोड कर देंगे, और जो वहाँ पे डिजी लॉकर में अवेलेबल ना होंगे उनकी आपको प्रति स्कैन करके अपलोड करनी होगी, ठीक है। अब फोटोग्राफ और हस्ताक्षर देख लीजिए, आपको कितने केबी की होनी चाहिए, क्या डायमेंशन होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे डिटेल दी गई है। एक बार यहाँ पे पूरा लिखा भी गया है कि किस तरह से फोटो होनी चाहिए और आपको क्या क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे दी है, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और चलिए हम और कुछ देख लेते हैं। भर्ती संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश, ये आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम और कुछ देख लेते हैं। बोर्ड का अंतिम निर्णय, ठीक है। ये लिखित परीक्षा जो होगा उसका पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, सामान्य ज्ञान में, सामान्य हिंदी में, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। आप एक बार अच्छे से इसको जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। मेंटल एप्टीट्यूड में और IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। रीजनिंग एबिलिटी हो गई, IQ लेवल का भी जो क्वेश्चन है वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब इसके बाद आपके जितने भी फॉर्म वगैरह हैं वो है, जैसे उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र है यहाँ पे, और OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र है, और देख लीजिए क्या है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए प्रमाण पत्र है जो उनके आश्रित है। आर्थिक रूप से जो कमजोर लाभार्थी हैं, स्वयं घोषणा पत्र ये है, ठीक है। और क्या है, प्रारूप भी है। यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नीचे दी गई हैं, आप इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये कुछ रहा इस नोटिफिकेशन जो बम्पर भर्ती निकाली गई है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, उसकी डिटेल में नोटिफिकेशन जो हमने अभी आपको दिखाया उसकी मुख्य मुख्य बातें जो है वो हमने आपको बता दी है। और इस फॉर्म को अगर आप भर रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से और अच्छे से जरूर पढ़िएगा। इस नोटिफिकेशन की जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को उन दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी करने मतलब कर रहे होंगे या कर रहे हैं, उनके बीच इसको शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, अगर वो आपको परेशान कर रही हो तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। अमूमन हमने कोशिश की कि एक अच्छे एनवायरनमेंट में इसको रिकॉर्ड किया जाए, फिर भी अगर आ रही हो तो प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। हम फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।